हमने सारे मॉडल्स पढ़ लिए, हमें पता चल गया एटम कैसा होता है, क्या चीज होती है, उसमें कितनी चीजें होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब 1803 की बात है, क्या 1803 की बात है, जब हम एटम छोटे छोटे नोट थे भाई, डाल्टन के दिमाग में चली भाई, अब हर चीज ह्यूमन टेंडेंसी, हर चीज को छोटा करके लिखो भाई, बार बार पूरा ओ एक्स वाई जी ई एन लिखूं मैं, इसको दिक्कत होगी नहीं ना हर बार ये लिखने के लिए। ठीक है, तो डाल्टन ने सबसे पहले ये आइडिया सजेस्ट किया कि भाई जो हमारे एलिमेंट्स है ना, उनको ना क्या कहते हैं, पिक्टोरल सिंबल्स में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पिक्टोरियल सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई इन्होंने क्या दिए, कुछ पिक्टोरियल सिंबल्स दे दिए, किसको रिप्रेजेंट करते हुए, हमारे एलिमेंट्स को। जैसे सबसे पहला था क्या, ये था हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या था, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में खाली छोड़ दूंगा अगर ऐसे, कार्बन, कार्बन में से फिर कर दूंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जैसे एक ये हो गया ऐसे, कोई दिक्कत है इसमें? ये वाला मरकरी था, लेड इथेरियम ऐसे सर्कल में इसमें लेड लिख दिया, ऐसे ही होगा, बहुत सारे सिंबल दे दिए, लेकिन ये तो बेटा बढ़िया चीज नहीं लगी। ठीक है, कोई ऐसा इसमें कोई खास चीज नहीं थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे की यूनिवर्सिटी कुछ कर दिया, लेकिन हाँ इन्होंने स्टार्ट करी कि हाँ हम चीजों को रिप्रेजेंट करना सीखें, एलिमेंट्स को अलग अलग रखें। फिर आए थे हमारे कौन, बर्जीलियस। कौन आए थे, बर्जीलियस आए थे। इन्होंने देखो क्या नाम है, एलिमेंट को ऐसे दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना कोई ढंग की चीज नहीं है। तो इन्होंने बोला या तो भाई ग्रीक में जो है, जैसे वो ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की या तो पहला ले लो लेटर, या उसके बाद में जो कोई सा भी एक लेटर ले लो। ठीक है, ऐसे शो कर दो, या तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या वो ग्रीक लैंग्वेज में हो, उन्होंने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, कार्बन है, कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है, क्यों सी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लिथियम है, एल आई, लिथियम। ठीक है, लिथियम को एल आई से क्यों करते हैं, लिथियम एल आई ई एच, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो है, क्या कहते हैं, और फिर एल से आगे से देखेंगे, उन्होंने कहा था दो या तो दोनों को ऐसे करके रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई पता चलता है कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे उन्होंने बोला सपोज जिसमें मेटेरियम होता है एन, इसको बोलते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, क्यों, एन ए क्यों, मेटेरियम जो होता है वो ग्रीक नेम है। ठीक है, इसका है मेटेरियम। क्लोरीन का सी एच एल और आई एन सी, पूरा आगे देखो सी एल ले लिया क्लोरीन के लिए। तो ऐसे ही इन्होंने यूज करके कर दिया, तो दिक्कत तो नहीं। ठीक, इन्होंने फिर एक नया चीज स्टार्ट कर दिया। अब बस फिर हम सब सारी चीजें ऐसे ही करने लग गए, कोई दिक्कत, एटॉमिक सिंबल्स का इतना ही काम था इसमें। लेकिन आज के टाइम में जो सारा नॉमेनक्लेचर का काम है, जो नेमिंग चीज, नेमिंग वगैरह का सारा काम है, वो देखती है हमारी कौन, आईयूसीएन। क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कौन देखती है, आईयूसीएन, आईयूसीएन, इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है एग्जाम, प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे, मतलब ये जो है नाम देते हैं, ये 10th क्लास में इसकी नॉमेनक्लेचर हम कार्बन हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे अच्छे से। तो लिख करें इसमें यहाँ पर, चलो इसको लिखते हैं। हाँ, सिंबल्स के बारे में कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंबल्स पूरे से समझ आ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तुम्हें मैंने, अब मैं तुमसे पूछूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अब तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पता है, एक एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसके चारों तरफ कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, यही होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यही होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉन। ठीक, ठीक है, अब मैंने तुमसे एक चीज बताई थी, चलो पहले देखते हैं इसके अंदर एटम मेन जो फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कर रहे थे।
ठीक है, क्योंकि वो चार्ज जिसकी वजह से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। तो जब हम चीजें डिस्कवर करने स्टार्ट करें, हमने चीजें और एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करें, तो हमने प्रॉपर्टीज देखी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी कर रही है। जो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर ही होता है, हर एक एटम में, तो बताया ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ये याद रखना। तो जब उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने लगे, ठीक है, तो देखने लगे कि अभी क्या भाई, एक एटम के पास दो प्रॉपर्टीज उन्होंने डिफाइन करी, क्या होता है, एटॉमिक मास, पहले तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। क्या अभी क्या क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। या मैं इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया ऊपर, ठीक है, क्या तो मुझे इसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो, बताओ कितना है इसका एटॉमिक नंबर, कितना है, 5 है, वेरी गुड। 5 क्यों होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, चलो 5 है, मेरा काम है, ठीक, कोई दिक्कत है, कितना है इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही प्रोटॉन होंगे इसके अंदर, कोई दिक्कत है इसमें। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, किससे करते हैं, Z से, किससे करते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सपोज मैंने बोला किसी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 21 है, क्या है, तो मुझे बताओ सकता नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बता सकते हो। तो जितना एटॉमिक नंबर हो उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई दिक्कत है इसमें। अब चलते हैं किसके ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर। अब एटॉमिक मास, जब मैंने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कराया था, जब मैंने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट करवाया था, जब उन्होंने करा तो क्या उनके रिजल्ट में क्या बोला था उन्होंने, जो होल मास ऑफ एटम, क्या, द होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, कि जितना भी मास है एटम का, जितना भी मास है एटम का, वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, यानी सारा मास कहाँ पर है एटम का, न्यूक्लियस में, कहाँ है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वेरी गुड, क्या न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जो एटॉमिक मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है वो बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के, कोई दिक्कत। अब जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, चलो ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो है 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसमें 12, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 12, तो इसका एटॉमिक मास बताओ इसका, वेरी गुड, क्या एटॉमिक मास कितना होगा, 23 होगा, क्योंकि क्या होता है एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 11 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 23, इसकी यूनिट होती है यूनिट्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो है, अब मैंने पूछा इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इस जो मैंने एलिमेंट लिया है 11, वेरी गुड, क्योंकि जो एटॉमिक क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11। एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक। और जो एटॉमिक मास है ना हमारा, हम उसको बोलते हैं मास नंबर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का क्लियर है, पक्का, चले आगे, ठीक। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कोई एक सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूँ,
कि किसी का जो z है, किसी का जो z है वो है 9 और जो a है वो है 20, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ। बड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है, वो प्रोटॉन 9 है बताओ। और न्यूट्रॉन के बताओ कितने कितने होंगे, कितने होंगे, क्या होगा, 9। चलो अब मैंने अपने पास से दिया है ऐसे ही रैंडम, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, प्रोटॉन भी 9 होंगे, तो ये कितना होगा, क्लियर है वो, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज रह गई बताने के लिए कि एक बात बताओ मुझे, अब हाँ ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल देते हैं, तो मैं क्या ये भी लिख सकता हूँ क्या, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और जब क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यानी जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन। क्लियर है बात, पक्का। अब हम ना, हमारे पास कोई सपोज कोई एलिमेंट है x, क्या है, अब हमें जो उसके एटॉमिक नंबर ही पता है, एटॉमिक मास भी पता है, तो उसे ना रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, एक तरीका होता है, वो दो होता है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास है कोई एलिमेंट x है, तो यहाँ पर आता है उसका एटॉमिक मास ऊपर, और नीचे की तरफ आता है एटॉमिक नंबर, ठीक। यानी कि मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर a, ये बड़ा x, और यहाँ पर लिख दूंगा z। समझ आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोज जैसे जो कार्बन होता है हमारा, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6। क्लियर है, क्लियर, 6C12, ठीक है, 6C12, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत। जैसे मैं सोडियम का लिखना चाहूँ तो सोडियम का लिख सकता हूँ मैं क्या, 11। क्लियर, अब तुम्हारा जो काम है वो है कि 1 से लेके 18 तक जो एनसीईआरटी में जो टेबल बनी हुई है ना, वो अच्छे से याद रखनी है। क्या करनी है, अच्छे से याद करनी है, बिल्कुल घट जानी चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसके आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं लिखा हूँ, बाकी आता है, ठीक। नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक इजी टॉपिक था।